बारे में जानेंगे। क्या इसके कुछ प्रकार भी हो सकते हैं? तो हम आपको बता दें, द्विघात समीकरण को हम दो तरह से लिख सकते हैं या देख सकते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण के प्रकार इसे हम दो तरह से जानते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। देखिए, शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, यानी जिस द्विघात समीकरण में यानी उसके व्यापक रूप में b शून्य के बराबर हो तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। यानी ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 है, यानी b इक्वल टू 0। और मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण में यानी वैसा द्विघात समीकरण जिसमें b 0 के बराबर न हो, वह मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण होता है। जैसे यहाँ b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, इस फॉर्म में हम देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इसमें देख लीजिए यानी b बराबर 0 है। मान लीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0। चलिए, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 को एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 9 बराबर 0। यहाँ b जो a यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, b यहाँ 0 है और c माइनस 9 है। तो यहाँ जो है 0 से x में हम गुना करते हैं तो ये 0 हो जाता है, इसका कोई मायने नहीं रहता है। तो यहाँ जो है b 0 के बराबर होता है और इसमें क्या होता है, b 0 के बराबर नहीं होता। मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण में जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a भी रहता है, b भी रहता है और c भी रहता है, यानी b यहाँ 0 के बराबर नहीं हो तो वह मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण होता है। और हमें लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे ध्यान दे करके समझें। चलिए, अब हम जानेंगे द्विघात समीकरण के हल करने की विधि। यानी द्विघात समीकरण को हम कितने तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम आपको बता दें, द्विघात समीकरण को हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं, यानी इसके मूल निकाल सकते हैं। देखिए, पहला तरीका हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, दूसरा पूर्ण वर्ग बना करके तब हल कर सकते हैं, और तीसरा द्विघाती सूत्र से हल हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले गुणनखंड विधि में आप इसे यानी दोनों को गुणा करने के बाद, गुणनफल प्राप्त करने के बाद, यानी मध्य पद को इस तरह से 2 जगह विभक्त करके इसको हल करना है, ताकि यानी मध्य पद यानी b का विभक्त जो है दोनों का योग या अंतर b के बराबर होता है। और इसी दोनों का हम खंड या टुकड़ा करेंगे, यानी योग या अंतर करके b पूरना चाहिए और गुना करके जो है ac के बराबर होना चाहिए, ac के बराबर होना चाहिए। ये गुणनखंड आपने कक्षा 9वीं में पढ़े हैं, कक्षा 8वीं में पढ़े हैं। अब देखिए, पूर्ण वर्ग बना करके हल करने की विधि ये भी हम बताएंगे। सर्वप्रथम हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में स्टेप 1 में एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी पक्षों में भाग देते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, तो इससे हम इसमें भाग देंगे तो ये एक्स स्क्वायर ही बच जाएगा, क्योंकि नीचे a लिखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस bx में s भाग देंगे तो ये b बट्टा ax हो जाएगा। प्लस c में भाग देंगे तो c बट्टा a बराबर 0 में s भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए, स्टेप 2 में हम करते हैं, यानी स्थिति 2 में
अचर पद को दूसरे भाग लेके जाते हैं। यहाँ सी बाय ए अचर पद है, इसे दूसरे तरफ लेके चलते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस ये प्लस में सी बाय ए है, वो उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा सी बाय ए। अब इसी तरह से स्टेप थर्ड में यानी स्टेप 3 में हम करते हैं 1/2 एक्स का गुणांक जो है 1/2 एक्स के गुणांक का वर्ग यानी 1/2 एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 बी बाय ए, यानी 1 से b में गुना करेंगे तो ये b/2a हो जाएगा, b/2a। ये दोनों पक्षों में इसका वर्ग करके जोड़ेंगे। तो पहले हम इसको लिख देते हैं b/ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह से इसे ही उस पक्ष में भी जोड़ेंगे, माइनस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों को पूर्ण वर्ग पर बैठा देंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठा करके यहाँ चरों का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। और इसे अच्छी तरह से हम प्रश्न लेकर के कक्षा में समझेंगे। अब देखिए तीसरा है द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र देखिए, इस सूत्र को प्रतिपादित 1025 ईस्वी में श्रीधराचार्य महोदय ने किया, इसीलिए इस सूत्र को श्रीधराचार्य महोदय का सूत्र भी कहा गया है। देखिए ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, ये द्विघाती सूत्र जो है ये पूर्ण वर्ग बना करके हल करने की विधि से भी प्राप्त होता है, उसी से प्राप्त होता है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में 2a होता है। यहाँ पर जो रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे हम विवेचक या विविक्तर कहते हैं। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर है, इसे विवेचक या विविक्तर कहते हैं। देखिए ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विवेचक या विविक्तर कहते हैं, इसे हम विवेचक या विविक्तर कहते हैं। और इसे हम D से सूचित करते हैं, D से अल्फाबेट ABC, जिसे हम D जो कहते हैं D से सूचित करते हैं। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम D लिखते हैं और इसे विवेचक या विविक्तर कहते हैं। देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह हम D भी लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, इसे हम d लिख सकते हैं क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को d कहते हैं और बटा में 2a है। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले चीज को जानेंगे। चलिए अब हम जानेंगे द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति के बारे में। देखिए द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति को हम जानेंगे, उसके पहले आपको हम विवेचक बता चुके हैं, यानी विविक्तर D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और मूलों की प्रकृति जो है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति उसके विविक्तर यानी विवेचक D पर निर्भर करता है कि वह शून्य से बड़ा होता है या शून्य के बराबर होता है या शून्य से छोटा होता है। चलिए जानते हैं। पहली स्थिति, जब D शून्य से बड़ा होगा तो उसकी प्रकृति वास्तविक और असमान होगा और उसका मूल होता है
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, यानी एक बार माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a होगा, और एक बार माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में 2a होगा। अब इसी तरह से सेकेंड स्टेप में जब d शून्य के बराबर होगा, यानी d 0 के बराबर होगा, तब वास्तविक और समान होगा, उसकी प्रकृति वास्तविक और समान होगा, और मूल जो है माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a होगा, यानी ये दोनों समान मूल होगा, क्योंकि यहाँ विवेचक जो है d शून्य के बराबर है, इसीलिए यह यानी इसकी प्रकृति वास्तविक और समान है, और उसका मूल जो होगा माइनस बी बट्टा 2a और माइनस बी बट्टा 2a होगा। और तीसरा स्थिति जो है थर्ड स्टेप, ये d जो है 0 से छोटा होता है, यानी ऋणात्मक होगा, यानी विवेचक, तो उसकी प्रकृति जो है अवास्तविक होगी, यानी वास्तविक नहीं होगी, और मूल जो है कोई वास्तविक मान नहीं होगा। आपने जाना तीनों स्टेप में, जब d शून्य से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा, और मूल ये रहा। इसी तरह से जब d शून्य के बराबर होगा तो वास्तविक और समान होगा, और मूल ये रहा। इसी तरह से तीसरा स्टेप में d जब शून्य से छोटा होगा तो उसकी प्रकृति अवास्तविक होगा, और मूल जो है कोई वास्तविक मान नहीं होगा। आपने इसे अच्छी तरह से जाने और सीखिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे, आप सभी जानते हैं कि बोर्ड का एग्जाम जो है 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आयोजित होता है। तो यदि ऑब्जेक्टिव में इस फॉर्म में यदि समीकरण रहे तो उसका सॉल्यूशन जो है आप तुरंत ही दे सकते हैं। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो, यानी इस तरह से होगा, यानी द्विघात समीकरण में a प्लस b प्लस c यानी x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और c तीनों को जोड़ने पर यदि शून्य प्राप्त होगा तो उसका मूल जो है, यानी इसका मूल होगा एक, तो पहला तो 1 हो जाएगा और दूसरा होगा c बाय a। पहला 1 अपने मन से 1 लिख देना है, और दूसरा होगा c बाय a। देखिए हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 में, यहाँ देखिए a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, c बराबर माइनस 3। यहाँ तीनों को जोड़ते हैं, यहाँ 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 होगा, और 3 और माइनस 3 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका हम हल करेंगे तो तुरंत इसका हल दे सकते हैं। या पहला तो आंसर 1 होगा, देख लीजिए यहाँ, और एक होगा c बाय a। तो c यहाँ है माइनस 3, अब बट्टा a यहाँ 1 है, 1 दे देंगे तो ये हो जाता है 1, और माइनस 3 में 1 से भाग देंगे तो ये भी माइनस 3 ही होगा। इसे आप गुणनखंड करके ट्राई मार सकते हैं। आप सीख गए अच्छी तरह से। और अब अंत में हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। यदि हम मेहनत करके यहाँ बता रहे हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अच्छी तरह से घर पर मेहनत करना चाहिए।